इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मैं यही मिशन लेकर आया हूँ। अनिल बिस्वास के बारे में काम कहाँ तक पहुंचा, मैंने पूछा। उसने अपनी जेब से एक कागज निकालकर मुझे थमा दिया। इसके बारे में हासिल होने वाली जुमला मालूमात इस पर्चे पर महफूज हैं। मैंने वो कागज खोले बगैर अपनी जेब में रख लिया। खुले पार्क में बैठकर वो कागज पढ़ना करीने मसलहत नहीं था। इसके मामूलात बहुत बेतरतीब हैं। दो मुसल्लम मुहाफिज हर वक्त उसके साथ रहते हैं। अपने पेशे की वजह से उसका मिजाज कुछ ऐसा हो गया है कि वह कभी कोई खतरा मोल नहीं लेता। हर वक्त मोहतात रहता है। हद ये है कि किसी तकरीब में भी शिरकत नहीं करता। ये अच्छी अलामतें नहीं हैं। इनका मतलब है कि वो किसी किस्म के नफ्सियाती खौफ में मुब्तला है। इनकी वजह से शायद इस तक रसाई बहुत मुश्किल हो। पाकिस्तान के खिलाफ राह की सारी मंसूबा साजी के पीछे उसी का दिमाग कार फरमा होता है। दफ्तर खारजा वाले इसे पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी अथॉरिटी करार देते हैं। अब मैदान में उतरे हैं तो उसे भी देख लिया जाएगा। इससे बात करते करते मेरी जहनी रूह ताज़ा तरीन पुलिस चेकिंग की तरफ मबसूल हो गई और मैंने फौरी तौर पर उसे होटल में पेश आने वाले वाक़े से आगाह कर दिया। वो चौंक पड़ा। यह अच्छे आसार नहीं है। तुम लोगों को बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। दूसरी पार्टी कहाँ ठहरी है? दूसरी पार्टी? मैंने हैरत से पूछा। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मेरी इत्तला के मुताबिक तुम 3 अफराद हो जो 2 पार्टियों में बटे हुए हो। तुम और गजाला एक साथ हो। एनकावेल अलग है, वो भी उसी होटल के 5वें फ्लोर पर हमसे अलग मुकीम है, मैंने बताया। तुम में से किसी एक पार्टी को फौरन होटल बदल देना चाहिए, उसने बेसाख्ता कहा। तुम लोग एक दूसरे से कितनी ही दूर रहो, तुम्हारे कागजात में कुछ खतरनाक बातें मुश्तरिक हैं। तुमने एक वक्त में सरहद अबूर की है जिसका सबूत भारतीय इमिग्रेशन वालों के इंदराज से मिल जाएगा। तुम्हारे अमृतसर और फिर नई दिल्ली पहुंचने के औकात भी कमोबेश यकसा हैं। फिर तुम तीनों को पुलिस रिपोर्टिंग से छूट मिली हुई है। रिकॉर्ड की पड़ताल के दौरान में ये बातें किसी अफसर की निगाह में आ गई तो तुम तीनों के लिए संगीन मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मुश्तबा पाकिस्तानियों के साथ इनका रवैया बहुत सफाकाना होता है। गोपाल ने पते की बात कही थी। मेरे वजूद में खौफ की एक सर्द सी लहर सरायत कर गई। पहले 2 नुकात के बारे में मैंने भी सोचा था, लेकिन तीसरा मुश्तरिक नुक्ता मेरे जहन में नहीं आ सका था। जबकि होटल में जांच पड़ताल करने वाले एक पुलिस अफसर ने मुझसे झूठ के बारे में खास तौर से सवाल किया था। मैंने फैसला किया कि वीरा को उसी रात किसी दूसरे होटल में मुंतकिल कर दिया जाए। जो गलती सरजद हो गई थी उसका अजाला करना मुमकिन नहीं था, लेकिन भारत में कयाम के अगले दिनों के लिए वो एहतियात जरूरी थी। मुझे सोच में गुम देखकर गोपाल ने थोड़े से तवक्कुफ के बाद अपनी बात जारी रखी। तुम्हारे पास CSD जैसी बेमिसाल डिवाइस मौजूद है। एक दूसरे से अलग रहकर भी तुम बाहिमी राब्ते में रह सकते हो। तुम्हारा मशवरा मुनासिब है, इस पर आज ही अमल कर लिया जाएगा। दूसरा मसला हथियारों की फराहमी का है, वो हल हो जाएगा। उसने पूरे वसूख से मुझे यकीन दिलाया और इस बार अपनी जेब से एक पैकेट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। यह महदूद पैमाने पर काम करने वाला ट्रांसमीटर है। इस पर तुम हर वक्त हम तीनों से राब्ता कर सकते हो। तुम्हारा कोड G1 होगा, मैं G2 हूँ। सुनील और वलीराम के लिए G3 और G4 पासवर्ड होंगे। सरला के फोन पर नाकामी की सूरत में यह राब्ता हर वक्त कारआमद रहेगा। मैंने वो ऑपरेटर उसी तरह रखते हुए इत्मीनान से कहा, इसके बाद फोन की क्या जरूरत रह जाती है? बिला वजह सरला को दरमियान में क्यों लाया जाए? सरला पर हम एक हद तक भरोसा करते हैं और उसके लिए उसे मुआवजा देते हैं। उसकी सबसे बड़ी अफादियत यह है कि तुम 3 नफूस हो। ऑपरेटर से एक है। किसी इमरजेंसी में बकिया 2 को कोई जरूरत पेश आ सकती है। उस वक्त सरला का फोन काम आएगा। क्या तुम तीनों में से कोई ना कोई हर वक्त वहां मौजूद रहता है? मैंने अपनी खलिश दूर करने के लिए सवाल कर डाला। हर वक्त नहीं, लेकिन दिन में कोई ना कोई होता है या वहां आता जाता रहता है। दरअसल सरला अपने शौहर की धुतकारी हुई एक आवारा औरत है और अब नायिका बनी हुई है। उसने दिल्ली में कई कालगर्ज पाली हुई हैं। उसका सारा काम फोन पर चलता है। उसके पास फोन पर अफसरों और औबा शुमारा की फरमाइशें आती हैं और वो फोन पर ही लड़कियों को कहीं पहुंचने की हदायत दे देती है। किसी बुरे वक्त की आड़ के लिए उसने अपने घर को गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। इन्हीं में से एक कमरा हम लोगों ने लिया हुआ है। हम उसके मुस्तकिल गाहक हैं। दूसरे लोग आते जाते रहते हैं। गजाला ने लोगों के मामलात में सरला की अहमियत का गलत अंदाजा लगाया था। वो सही मानों में सिर्फ बीच की औरत थी। उसकी हैसियत का तयन हो जाने के बाद अगला सवाल नागुज़ीर हो गया था। मैंने पूछा, वो तुम्हारी सरगर्मियों के बारे में कितना जानती है? कुछ भी नहीं। हमारी नकलो हरकत और फोन कॉल से उसे यह अंदाजा है कि हम किसी गैर कानूनी धंधे में मुलविस हैं। सरला की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो बस अपने पैसों से मतलब रखती है, बिला वजह किसी तजस्सुस में नहीं पड़ती। तुम तीनों गोपाल, सुनील और वलीराम बने हुए हो। मैंने झिझकते हुए वो जाती सवाल किया, क्या तुम तीनों का मजहब इन नामों के मुताबिक है?
मेरे सवाल पर वो धीमी आवाज में हंसा, फिर बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हम अपने असल नाम पाकिस्तान में भूल आए हैं। मेरा नाम आबिद अली है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। जरूरत और फर्ज की अदायगी की खातिर नाम बदला है, लेकिन मैं चुप कर पाबंदी से इबादत करता हूँ। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। किसी जरखरीद हिंदू के मुकाबले में मैं एक बेलोस मुसलमान से ज्यादा आजादी से गुफ्तगू कर सकता था। मैंने खुलकर कहा, मैं तुम्हारा दिया हुआ कागज होटल जाकर देखूंगा। ये बताओ कि अनिल बिस्वास के लिए तुमने क्या सोचा है? अपनी सोच में तुम्हें बता चुका हूं, हमें संभल कर चलना पड़ता है। खूनरेजी हमारी पॉलिसी नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हारे चार्ज में हूं। जो हदायत दो कि इस पर पूरी नेक नियति से अमल किया जाएगा, या अपनी कारकर्दगी के लिए तुम किसको जवाबदे हो? मैंने सोचते हुए सवाल किया। मैं अपने सैनफरी मिशन का चीफ हूं, लेकिन अब तुमको जवाबदेह रहूंगा। मेरे पास अपनी जरूरियात के लिए मुनासिब फंड्स भी होते हैं। फंड्स की हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन कुछ हथियार बहुत जरूरी हैं। हम पाकिस्तान से खाली हाथ आए हैं। मैंने बीमगन और जहरीले नगीनों वाली अंगूठियों का तस्करा गोल करते हुए कहा। फाजर राउंड्स के साथ रिवाल्वर मिल जाएंगे, उससे मुझे यकीन दिलाया। हो सकता है कि यह सामान रात तक तुम्हें मिल जाए। मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगा। मेरे जहन में ऑपरेटर्स की अहमियत उजागर होगी। मैंने उसे बताया, मैं अपने कमरे में डायरेक्ट लाइन लेकर फोन करता हूँ और CSD कारआमद रहती है। बाहर से आने वाली हर कॉल ऑपरेटर के जरिए मुझ तक पहुंचेगी। CSD ऑन हुई तो लाइन मुंतकिल होते ही कट जाएगी। वो डिवाइस ऑफ कर दी जाए तो गुफ्तगू सुन लिए जाने का खतरा सर पर मंडलाता रहेगा। तुम जरूरत पड़ने पर सिर्फ ऑपरेटर से इस्तेमाल करोगे। वो सीधी सी तकनीकी बात थी जो फौरन ही उसकी समझ में आ गई और वह सर हिला कर रह गया। आबिद अली उर्फ गोपाल से मेरी वो मुलाकात बहुत इत्मीनान बख्श साबित हुई। मुझे अंदाजा हो गया कि भारत की सरजमीन पर आईनी कुव्वत और इरादों के मालिक चंद अफराद मेरे साथ थे। मेरे लिए जरा सी घुटन सिर्फ एक थी कि वो लोग भारत के खिलाफ जासूसी पर मामूर थे। कत्लो गारत गिरी उनके मिशन और पॉलिसी के खिलाफ थी। वो अपने घटिया दुश्मन के खिलाफ असूलों की जंग लड़ने में मसरूफ थे, जिसकी कामयाबी का इम्कान नहीं था। सूरज ढल गया। अंधेरा गहरा होने से पहले ही रोशनियां जल उठी। हम दोनों ने पार्क छोड़ दिया। मुझसे हाथ मिलाकर गोपाल रानी झांसी रोड की तरफ निकल गया। मैं आबादी में निकल आया। वहां एक रिक्शे से सवारियां उतर रही थी। रिक्शा खाली हुआ तो मैं इसमें सवार होकर होटल की तरफ रवाना हो गया। गोपाल का समझाया हुआ तीसरा नुक्ता रह रहकर मेरे ज़हन पर हथौड़े बरसा रहा था। होटल पहुंचते ही मैंने लॉबी के इंटरकॉम से वीरा के कमरे का नंबर मिलाया। मैं जल्द अज जल्द उससे मिलकर मामले की नज़ाकत को वाजे करना चाह रहा था। देर तक घंटियां बजती रहीं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मुझे तशवीश हुई, मगर मैंने ये सोचकर अपना दिल बहला लिया कि वीरा मुतलविन मिजाज थी। ज्यादा देर तक एक जगह पड़े रहना और बेकारी में वक्त गुजारना उसके मिजाज के खिलाफ था। ऐन मुमकिन था कि वो कमरा छोड़कर कहीं घूमने फिरने निकल गई हो। इसी सोच में गलता मैं अपने कमरे में पहुंचा तो गजाला मुझे देखकर खिल उठी। सबसे पहले उसने ये इतला दी कि सुबह सवेरे की नागहानी पुलिस चेकिंग ने वीरा को फिक्रमंद कर दिया था। उसने भी बिल्कुल वही कुछ सोचा था जो गोपाल के जहन में आया था। हम तीनों के एक होटल में रहने के सबब उसे यह खदशा था कि कहीं किसी एक की वजह से तीनों ही बेमौत न मारे जाएं। गजाला से मशवरा करने के बाद उसने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल छोड़ दिया था और कनाट सर्कस पर वाक़ई होटल मरीना में मुंतकिल हो गई थी। नए होटल में पहुंचने के बाद उसने पब्लिक बूथ से फोन करके गजाला को अपने कमरे का नंबर बता दिया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वीरा ने पिछली रात काफी ज्यादा शराबनोशी की थी। यह बात उम्मीद अफजा थी कि सुबह बेदार होने के वक्त उसका दिमाग सही तौर पर काम कर रहा था। उसने बहुत बरवक्त और सही फैसला किया था। एक अच्छी बात यह थी कि इस वक्त वीरा ने किसी को इस बात की हवा नहीं लगने दी थी कि वो उर्दू बोलने पर अबूर रखती थी। मैंने CSD ऑन करके सरला का नंबर मिलाया। इस वक्त तक गोपाल वहां नहीं पहुंचा था। रेड बुल मौजूद था। मैंने उसे पैगाम दिया कि वो ग्रेट डेन को बता दे कि उसके मशवरे पर अमल किया जा चुका था। मैंने गोपाल का दिया हुआ कागज और ट्रांसमीटर निकाला तो गजाला का तजस्सुस जाग उठा। उसने मुझ पर सवालात की भरमार कर दी। मैं मजे ले लेकर उसके सवालों के तिश्ना जवाबात देता रहा और उससे बहलाता रहा। जब वो सवालात करके थक गई तो मैंने उसे गोपाल से होने वाली पूरी गुफ्तगू सुना दी। इस कागज पर अनिल बिस्वास के घर और दफ्तर के पते फोन नंबरों के साथ मौजूद थे। कागज पर उसके 3 नायबीन के अहम तरीन फराइज के बारे में कारआमद मालूमात दर्ज थीं। इनमें से एक शख्स दहशतगर्दी के बेदाग मंसूबे बनाने में महारत रखता था। मेरे जहन में बेख्तियार इन 2 बम धमाकों की खलिश ताज़ा हो गई जिन्होंने इस्लामाबाद और कराची की बोल्टन मार्केट के करीब तबाही मचाई थी। इस्लामाबाद वाला खूनी धमाका जिमी और डेविड की मौत का शाखसाना था, जिसमें शायद अमरीकी CIA मुलव्विस थी, जबकि कराची वाले धमाके में रा का हाथ था। मैंने दिल्ली में रा के दफ्तर में बैठे हुए नरेश शर्मा का नाम से नशीन कर लिया। कठपुतलियों के मुकाबले में इन्हें हिलाने जुलाने वाला मंसूबा साज ज्यादा सख्त सजा का हकदार था। मेरी दानिश में इसका नाम अनिल बिस्वास से भी ऊपर होना चाहिए था। इस कागज पर नक्शिप नामी एक शख्स के फोन नंबर के साथ
मुख्तसर सा नोट मौजूद था। वो मुंबई के मशहूर गिरोहबंद दाऊद जट का दस्तराज था जो दिल्ली में रहता था और मुसलमानों का खसूसी हमदर्द था। मुंबई की जेर जमीन दुनिया में दाऊद जट, हाजी इब्राहिम और याकूब सेठ वगैरह के नाम बहुत मारूफ थे। यह अजीब इत्तेफाक था कि वो सारे गिरोहबंद मुसलमान थे। इनकी आपस की लड़ाइयां बाजुकात कराची और दुबई में भी अपना रंग दिखाती थीं और अखबारात में इनके नाम उछलते रहते थे। मेरे लिए ये बात हमेशा हैरान कुन रही कि बैनुल अक़वामी सतह पर इतनी खराब शोहरत रखने वालों को मुंबई पुलिस ने खुली छूट दी हुई थी। गोपाल ने कुछ सोच समझकर इस कागज पर नक्शिफ का नाम दर्ज किया था। शायद वो किसी आड़े वक्त में हमारे काम आ सकता था। गजाला को कनाट पैलेस और पहाड़गंज के भरे पूरे बाजार इतने पसंद आए थे कि वो रात के खाने के लिए बाहर निकलने पर मुसर हो गई। उसका ख्याल था कि बाहर से फोन करके हम वीरा को भी अपने साथ शामिल कर लेंगे, लेकिन मैंने वो ख्याल फौरन मुस्तरद कर दिया। पुलिस चेकिंग का मामला बिल्कुल ताज़ा था। हमें कुछ इल्म नहीं था कि खुफिया तौर पर किस किस की निगरानी की जा रही थी। इन हालात में हम तीनों का एक जा होना खतरनाक साबित हो सकता था। होटल छोड़ने से पहले मैंने पब्लिक बूथ से होटल मरीना का नंबर मिलाया और ऑपरेटर से वीरा के कमरे का नंबर मांगा तो वीरा दूसरी घंटी बजते ही लाइन पर आ गई। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने उससे अंग्रेजी ही में बातचीत जारी रखने का फैसला कर लिया। पब्लिक बूथ पर CSD की सहूलत नहीं थी। मैंने मोहतात अंदाज में उसकी मिजाज पुरसी की। मैं ठीक हूँ, इंस्पेक्टर डेविड का पैगाम मिला है कि मैं रात 9 बजे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स में उससे मिल लूँ। देखती हूँ कि वो क्या कहता है। शायद ये होटल की तब्दीली का नतीजा है। मैंने मानी खेस लाया जब मैं कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यह मेरी सहूलत का मामला है। कनाट सर्कस पर मैं खुद को सारी सहूलतों से ज़्यादा करीब तर महसूस करती हूँ। मुझे पुलिस रिपोर्टिंग से इस्तिस्ना हासिल है। पता नहीं ये लोग मुझे क्यों तंग कर रहे हैं। तुम्हें रिपोर्ट करने की छूट है, लेकिन होटल वाले गैर मुल्कियों की आमद और क़याम की इतला देने के पाबंद हैं। पासपोर्ट देखकर वो मुतमईन हो जाएंगे। तुमको फिक्रमंद होने या पुलिस वालों से उलझने की जरूरत नहीं। सैर करने आई हो तो बेफिक्री से दिल्ली की सैर करो। ये शहर बहुत गरीब परवर और मेहमान नवाज है। तुम क्या करते फिर रहे हो? सैर तफरी के साथ क्या हो रहा है? वीरा ने मुबहम पैराए में पूछा। किसी से मुलाकात हुई है? कोई खास बात होगी तो तुमसे भी मुलाकात होगी। फिलहाल तुम अपनी पेशी की फिक्र करो। मैंने गुफ्तगू मुख्तसर कर दी। CSD के बगैर मुझे इससे बात करना बहुत खतरनाक लग रहा था। हम होटल से निकल आए। मैंने वीरा से यह नहीं पूछा कि इंस्पेक्टर डेविड कौन था। मेरे ख्याल के मुताबिक सुबह आने वाले पुलिस अफसरान इंस्पेक्टर के ओहदे से बड़े थे। अगर वीरा को बुलाने वाला कोई नया पुलिस अफसर था तो इम्कान यही था कि वो सरसरी पूछगछ के बाद वीरा को रुखसत कर देता। 2 अफसरों के लिए जाती तौर पर दिल्ली के तमाम होटलों को देखना मुमकिन नहीं था। शायद इन लोगों ने आपस में इलाके बांट लिए थे और हर अफसर अपने इलाके की देखभाल कर रहा था। गजाला के इसरार पर मैं होटल से निकल तो आया, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि गोपाल का दिया हुआ ऑपरेटर मेरी जेब में मौजूद था। वो किसी भी वक्त मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर सकता था। मैं बाजार में राह चलते ऑपरेटर से इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जबकि मेरे लिए वो इब्तदाई राब्ते बहुत अहम थे। मैंने कनाट पैलेस घूमने का इरादा तर्क करके भूख का बहाना किया और एक करीबी रेस्टोरेंट में घुस गया। 8 बजे मेरा अंदेशा दुरुस्त साबित हो गया। मेरी जेब में मौजूद ऑपरेटर्स की थरथराहट बता रही थी कि उस पर कोई पैगाम आ रहा था। ये इम्कान भी था कि वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो, मगर इन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। वो एक दूसरे के साथ नहीं तो करीब जरूर रहते थे। इन्हें आम हालात में पैगाम के तबादले के लिए किसी लासिलकी आले की जरूरत नहीं थी। G2 या गोपाल रिवाल्वरों की फरामी के बारे में मुझे तलाश कर सकता था। मैंने नीची आवाज में गजाला को इस नए मसले से आगाह कर दिया। हम दोनों ने तेजी के साथ खाना खत्म किया और होटल की तरफ वापस चल दिए। होटल के फोन से CSD को मुंसलिक करना चंद सानियों का काम था, मगर ट्रांसमीटर की आजमाइश भी जरूरी थी। गजाला फोन लाइन की तरफ मुतवज्जा हो गई। मैंने ऑपरेटर ऑन करके G2 के लिए पैगाम नशर करना शुरू कर दिया। वो शायद मेरी कॉल का इंतजार कर रहा था। मैंने पैगाम दोहराने से कबल इंतजार का वक्फा दिया और मुझे ऑपरेटर्स पर उसका जवाब मौसूल हो गया। G2 कॉलिंग। 8 बजे मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी, तुम कहाँ थे? बाजार में था, वापस लौट कर तुमसे राब्ता कर रहा हूँ। मैंने लाइन ओवर होने पर जवाब दिया। ठीक है, फिर ऑपरेटर्स बंद करके फोन पर आ जाओ। CSD से ज्यादा महफूज है, ओवर एंड ऑल। फोन मिलाते हुए मेरे जहन में सुल्तान शाह का ख्याल जन्म ले रहा था। होटल की फोन लाइन बैनुल अक़वामी थी। मैं चाहता तो महज कोड मिलाकर पाकिस्तान बात कर सकता था। वो 5 स्टार होटलों में मिलने वाली ये काम सहूलत थी जो मेरी दस्तरस में थी। गोपाल ने खुद मुझे फोन पर आने का मशवरा दिया था, मगर फिर भी वो मोहतात था। घंटी बजने के बाद मेरे कानों में सरला की आवाज आई। पासवर्ड सुन लेने के बाद उसने किसी तवक्कुफ के बगैर रिसीवर गोपाल को दे दिया। रिवाल्वरों का बंदोबस्त हो गया है, तुम होटल की पार्किंग में आ जाओ तो मैं आधे घंटे में थैला तुम तक पहुंचा सकता हूं, गोपाल कह रहा था। अभी ये प्रोग्राम मुलतवी कर दो, मैंने सोचते हुए जवाब दिया। मेरे पहुंचने से पहले एनकावेल होटल बदल चुकी है। उसे इंस्पेक्टर डेविड ने 9 बजे अपने दफ्तर में तलब किया है। क्या पता कि पुलिस वाले हमारी तरफ भी आ जाएं। मैं ऑपरेटर्स और CSD छुपाने के बारे में सोच रहा हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम तेजी से सोचते और फैसला करते हो।
मगर इंस्पेक्टर डेविड के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। गोपाल की आवाज आई। वो एक बदनाम और उबाश पुलिस अफसर है और अकेली आने वाली गैर मुल्की औरतों को हीले बहाने से दफ्तर में बुलाता रहता है। अगर इंचालाक है तो उसे जुल देकर जल्दी लौट आएगी। वो जवान और खूबसूरत औरत है, अपनी सलाहियतों और कशिश से अच्छी तरह वाकिफ है। डेविड नदीदा है तो वो ऐसे मर्दों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना जानती है। शहर के पुलिस अफसरों के बारे में तुम्हारी मालूमात काबिल रश्क हैं। फिर भी तुम्हारा फैसला बेहतर है, बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले एहतियात कर ली जाए। अगर तुम जरूरत महसूस नहीं कर रहे तो हथियारों की फराहमी का मामला अभी मुलतवी रखो। तुम जब चाहोगे ये सामान तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। तुम्हारे दिए हुए कागज पर खासी कारामद मालूमात दर्ज हैं, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इनसे कैसे फायदा उठाया जाए। अजनबी सरजमीन पर इब्तदा में ऐसा ही खला महसूस होता है। हमें यहाँ एक मुद्दत हो चुकी है, राब्ते भी हैं, मगर 2 महीने से हम ड्रा वालों की ग्रीन कोबरा फाइल की तलाश में हैं। उसकी नकल हमारे हाथ नहीं आ रही। गोपाल का जवाब सुनते ही मेरे जहन में एक शोला सा लपका और मैंने पूछा, ये ग्रीन कोबरा फाइल क्या है? पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कोई इंतहाई घरौना मंसूबा है जिसे टॉप सीक्रेट रखा जा रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक ये फाइल अनिल बिस्वास या नरेश शर्मा की तहवील में रहती है। लोग कागजों पर काम करते हैं, जो कागज मुकम्मल हो जाते हैं वो इस फाइल का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा हुआ कि तुमने ये बात मेरे कान में डाल दी, अब मैं इसका ध्यान भी रखूंगा, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। नक्शब इन मामलात में मेरी या तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? तुमने उसका नाम खास तौर पर फहरिस्त में शामिल किया है। वो बहुत कुछ कर गुजरेगा और करता रहता है, मगर हमेशा अपना दामन बचा कर रखता है। वो मुझसे बात नहीं करता, शायद उसे अपने जराए से मालूम हो चुका है कि मैं कौन हूँ। वो सरकारी आदमियों से दूर रहता है। ऐसे मामलात में पकड़ हो जाए तो सीधा सीधा गद्दारी का इल्जाम सर आता है। उसके अपने जराए इस कदर मुअस्सर हैं तो मुझे भी अपने करीब नहीं भटकने देगा। मेरा नाम लिए बगैर तुम अपनी सी कोशिश कर लो, देखो कि वो क्या कहता है। ज्यादा से ज्यादा इनकार कर देगा, तुम्हारा क्या जाएगा? मैं ये जरूर करूंगा, लेकिन तुम इनका ध्यान रखना, उसे कोई नुकसान न पहुंचने पाए। डेविड से सिर्फ एक ही नुकसान पहुंचने का खतरा है, उससे वो खुद ही बच सकती है। डेविड ने उसे ट्रैप कर लिया तो मैं क्या कर सकूंगा? गोपाल का जवाब बहुत हकीकत पसंदाना था। मुझे अपने हल्क में तलखी से घुलती हुई महसूस हुई। गोपाल कदरे वक्फे के बाद कह रहा था, नक्शब को फोन करो तो उसे दादा कहकर मुखातिब करना। मुंबई के बदमाश अपने लिए खिताब सुनते हैं तो उनके सीने फूल का कुप्पा हो जाते हैं। मुझे कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। मैंने अपने ज़हनी उबाल का रुख मोड़ने की नीयत से कहा, एतमाद के ड्राइवर के साथ मुझे एक गाड़ी मिल सके तो मेरे काम करने की रफ्तार बढ़ सकती है। इस वक्त मैं खुद को एक भंवर में फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तुम बिला वजह ये सोच रहे हो, अभी तुम्हें दिल्ली आए हुए 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और तुम बहुत कुछ जान चुके हो। गाड़ी कल सुबह से रात तक तुम्हारे पास रहेगी। G3 से चलाएगा, जरूरी हथियार वगैरह भी उसी में पड़े रहेंगे। इस तरह तुम्हारा होटल का कमरा हर वक्त साफ सुथरा रहेगा। G3 दिल्ली के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और हर किस्म के हथियारों से बेखता निशाना लगाता है। सुबह से भेज देना, वो नीचे से इंटरकॉम पर मुझे अपनी आमद की इतला दे देगा। मैंने वीरा के बारे में गोपाल की बेलाग राय जानने के बाद दोबारा इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहा और फोन बंद कर दिया। मेरी रिस्ट वॉच 9:15 बजा रही थी। 15 मिनट में वीरा का वापस अपने होटल पहुंचना मुमकिन नहीं था। उसके बारे में मैं गजाला से कोई बात नहीं कर सकता था। वो उसकी जिद और हठधर्मी के हवाले से इस पर तनकीद शुरू कर दी थी। मैं उसके बारे में सोचता और कुड़ता रहा। फिर मैंने इसरारी तौर पर गोपाल का दिया हुआ कागज निकाला और नक्शब का नंबर मिला लिया। 3 घंटियों के बाद भारी और खुमार में डूबी हुई हेलो सुनाई थी। मैं दादा से बात करने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैंने मुल्तजियाना लहजे में अपनी बात शुरू की थी कि उसने मेरी बात काट दी। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उसकी आवाज में शाहाना फराखदिली औद कर आई। पाकिस्तान से आई हुई एक लड़की को इंस्पेक्टर डेविड ने इस वक्त अपने दफ्तर में बुलाया हुआ है। वो उसे तंग नक्शब की जुबान से एक मोटी सी गाली बरामद हुई। साला नशे में होगा, मैं अभी उसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। वो डेविड के नशे को बुरा करार दे रहा था, मगर हर पेशावर बदमाश की तरह इस वक्त खुद नशे में था। उसने मुझसे मजीद कुछ पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। उसके लिए सिर्फ इतना काफी था कि किसी फरियादी ने उसके फोन की घंटी बजाई थी और एक लड़की के लिए मदद मांगी थी। वो पुलिस अफसर है, ऐसा ना हो कि वो चिढ़कर लड़के पर ज्यादा जुल्म कर गुजरे। मैंने उसे इश्तियाल दिलाया। इस बार नक्शब ने एक नई और बेसाख्ता गाली थी। मैं मुंबई का दादा हूं। दिल्ली के लौंडे कितने भी बड़े अफसर हो जाएं, मेरे नाम से इनका कलेजा फटता है। उसे लोंडिया को हाथ भी लगाया तो मैं इसका हाथ तोड़ डालूंगा, समझा? मेरा नाम नक्शब है, नक्शब। वो मुंह फट दीदा दलेर और शेखी खोरा था। शायद नशा उतरने के बाद वो ऐसा ना रहता हो, लेकिन नशे के आलम में उसे चढ़ाना बहुत आसान था। इस वक्त मैं वीरा का मसला छेड़ चुका था, इसलिए कोई दूसरी बात मुनासिब नहीं थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके फोन बंद कर दिया। गोपाल का तबसरा सुनने के बाद मुझे जो कोफ्त हुई थी वो नक्शब से बात करने के बाद दूर हो गई। वीरा कोई अनाड़ी और घरेलू लड़की नहीं थी, औरतों के हजार चरित्रों से वाकिफ थी। उसके गुरों में कोई कसर बाकी रह जाती
तो उसे नक्शब की धमकियां पूरा कर सकती थी। नक्शब की शोहरत अच्छी नहीं थी। उसका नाम एक बदमाश के रूप में मेरे सामने आया था, लेकिन उसने किसी तारुफ या सिफारिश के बगैर जिस तरह इंस्पेक्टर डेविड की सरकोबी का वादा किया था, उसने मेरे दिल में माजी के सुल्ताना और बहराम डाकू की याद ताज़ा कर दी थी। वो अमीरों और जागीरदारों को लूटते थे और जरूरतमंदों की खुले दिल से मदद करते थे। शायद दाऊद जट के दस्ते रास्त का किरदार भी कुछ ऐसा ही था। अपनी बदमाशी की कमाई और असर रसूख को वो मजलूमों की मदद के लिए इस्तेमाल करने का आदी मालूम होता था। उसने मुझसे मुख्तसर बराह रास्त और दो टुक बात की थी, जिसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। आपने उससे बात कर ली। ऐसा ना हो कि डेविड उसे नक्शब की आलाकार समझ बैठे। गजाला ने अपना अंदेशा जाहिर किया। ऐसे खुले दिल के लोगों के बारे में शकूक व शुबहात नहीं होते। डेविड अपने दिल में जो चाहे समझता रहे, दोबारा वीरा को छेड़ने या तंग करने की हिम्मत नहीं कर सकता। भारत की पूरी इंतजामिया मुंबई के बदमाशों से लड़ती है।